नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? इन दो लोगों ने लिखा है, वी श्रीधर और रोहित प्रसाद जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बेसिकली ये बात किस बारे में कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हमारी रिसेंटली ऑक्शन होने वाला है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का ऑक्शन से मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का ऑक्शन मतलब जो आपकी बैंड होती है, 3G बैंड, 4G बैंड, तो कंपनियां उस बैंड को गवर्नमेंट से अनुमति लेती हैं कि उस बैंड पर वो काम कर लें कि नहीं। और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को देखते हुए कि वो बैंड उस पर्टिकुलर एरिया में किस लेवल तक लोगों को हार्मफुल तो नहीं है, पक्षियों को हार्मफुल तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों का रूल्स एंड रेगुलेशन करके उस बैंड की बेचती है या इजाज़त देती है कि आप इस चीज़ को क्या कर लो, यूज़ कर लो अकॉर्डिंगली। तो यही सब बातें हैं, ये ऑक्शन आपकी कहलाती है, इसीलिए बैंड ऑक्शन करती है। तो बात करते हैं 2016 में। 2016 में जो गवर्नमेंट ने रिजर्व प्राइस रखी थी ऑक्शन की, वो क्या हो गई थी? ज़्यादा थी, जिसके कारण कंपनियों को उसमें फ़ायदा नहीं मिला और कंपनियों ने बैंड खरीदे ही नहीं। तो एक प्रकार से वो ऑक्शन क्या थी, या वो जो बोली थी उस समय की, वो फेल हो गई थी 2016 में। अब 4 साल बाद वही चीज़ फिर से स्टार्ट हुई है। तो इन्होंने कुछ रोड मैप सुझाया है कि इस रोड मैप को आप फॉलो करें, जिससे कि आपको क्या ना हो कि आपकी कंप्लीटली फुलफिल हो जाए ऑक्शन, और ये आपकी जो बोली है या जो आप बोली लगाने के लिए बुला रहे हो कंपनियों को, वो क्या हो जाए, आपकी सफल हो जाए। तो की स्टेप टू गो गेट दिस स्पेक्ट्रम ऑक्शन राइट। तो यहाँ के कुछ की स्टेप इन्होंने सुझाए हैं, कुछ महत्वपूर्ण कदम इन्होंने दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना जो स्पेक्ट्रम है वो अच्छे से ऑक्शन कर सकते हो, जिससे कंपनियां भी खरीद लें, लोगों को भी फायदा हो और सब चीज़ें व्यवस्थित हों। The Union Cabinet has cleared the much awaited auction radio spectrum in various bands of the commercial mobile service। तो यूनियन कैबिनेट ने ये अप्रूव्ड कर दिया है कि वो रेडियो बैंड्स की ऑक्शन करने जा रही है। Following these decisions on December 16, the auction that will be well-proven methodology of simultaneous multiple round ascending auction will be the seventh of its type and is being held 4 years after its last one। तो यहाँ पर ये सेवेंथ टाइप की जो ऑक्शन है ये हो रही है 7वीं बार, और ये पिछले 4 सालों के बाद पहली बार हो रही है। मतलब पिछली बार ये 4 साल पहले हुई थी। Based on the recommendation of Telecom Regulatory Authority of India, the government is planning to auction a spectrum in sub-gigahertz band 700, 800 and 900 megahertz along with mid-band frequency in band of 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz across the 22 licensed serviced एरिया ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये जो विभिन्न जो बैंड हैं, ये फ्रिक्वेंसी की रेंज होती हैं, तो इन बैंड की जो फ्रिक्वेंसी है उनको 22 प्रमुख क्षेत्रों में, सर्विस एरिया में गवर्नमेंट बांटने वाली है लाइसेंस अपने। तो ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये निर्धारित होंगी, ये गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर आधारित होगा। द टोटल स्पेक्ट्रम टू बी auctioned is about 2251 मेगाहर्ट्ज कंपेयर टू अबाउट 2355 मेगाहर्ट्ज पुट ऑन ब्लॉक इन 2016। तो जहां 2016 में 2355 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक की जो फ्रिक्वेंसी थी उसको रखा गया था कि इतनी बांट दी जाएगी जो भी लाइसेंस धारक हैं या कंपनियों में, अब की बार इसको 2251 रखा गया है, मतलब पिछले साल से कम। पिछले साल इन द सेंस, जब भी मैं पिछले बार बोलूं तो आप 2016 समझना। The cumulative reserve price and hence the potential revenue accrual of the government at reserve price, तो यहाँ पर is about 50 बिलियन। तो यहाँ पर जो रिजर्व प्राइस रखी जाती है, रिजर्व प्राइस मतलब जहाँ से बोली स्टार्ट होती है, वही मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट के किसका, रेवेन्यू का, कि गवर्नमेंट जो लाइसेंस देती है उससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये अराउंड 50 बिलियन के अराउंड है अभी, अगर कम लगाया जाए अनुमान तो। टोटल रिजर्व प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम पुट ऑन ऑक्शन 2016 वाज अबाउट 19 बिलियन, लेकिन जब 2016 में ये बोली लगाई गई थी तो उस समय ये 90 बिलियन रखा गया था, वाइल द रियलाइज्ड वैल्यू वाज अबाउट जस्ट 1/10 ऑफ दैट। लेकिन जो रियलाइज्ड वैल्यू थी
जो कंपनी वगैरह ने अनुमानित की थी वो थी इसकी भी 10वां भाग, एक 10वां भाग मतलब 9 बिलियन के अराउंड, विद नन ऑफ द 700 मेगा स्पेक्ट्रम बैंड बीइंग सोल्ड। और ऐसे क्या हुआ था कि 2016 में कोई भी 700 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी का बैंड सोल्ड ही नहीं हुआ। While the 2016 auction could be considered as a failure from the auctioneer's point of view, will this auction scheduled in March 2021 be successful? तो ऐसे अगर देखा गया कि भाई जो 2016 में जो ऑक्शन हुई वो क्या हो गई थी, फेल्योर हो गई थी, तो क्या ये ऑक्शन शेड्यूल्ड होगा 2021 में, ये सोचना होगा। क्योंकि वो ऑक्शनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो बोली लगाने वाले और जो खरीदार होते हैं, खरीदारों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेल हो गई थी। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि इस प्रकार की बोली क्या हो, सक्सेसफुल हो जाए और आपकी पूरे के पूरे लाइसेंस वितरित हो जाए। फर्स्ट इज द रिजर्व प्राइस, सबसे पहले तो रिजर्व प्राइस होती है। आवर रिसर्च on a cross-country spectrum database show that reserve price significantly and positively correlated to the winning bid price। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो रिजर्व प्राइस रखी जाए वो ऐसी हो कि जो बिनिंग प्राइस है उसके अराउंड हो या उससे कोरिलेटेड हो, ऐसी नहीं कि रिजर्व प्राइस और बिनिंग प्राइस में जमीन आसमान का अंतर हो। However, higher reserve price also inhibited bidders from the bidding from more spectrum block resulting in lower amount of spectrum sold। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हायर आप प्राइस रखते हो तो वो जो बिडर्स हैं उनको इनहिबिट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम ना खरीद पाएँ। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं खरीद पाएंगे तो लोअर अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होंगे, सोल्ड होंगे। इफ़ द क्वांटिटी इफेक्ट इज मोर देन द प्राइस इफेक्ट, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा इफेक्ट करती है प्राइस इफेक्ट के कारण, then it result reduce the revenue for government exchequer as it happened in 2016। तो फिर वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट के जो एक्सचेकर हैं, करदाता हैं, उनका क्या होगा, रेवेन्यू रिड्यूस कर देगा। इट हैपन जैसा कि 2016 में हुआ था। तो ये बड़ी ही विडम्बना है कि अगर आप प्राइस कम करते हो तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, और अगर वो करते हो तो गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम नहीं बिकेंगे। फैक्टर ऑफ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सब्सक्राइबर। तो दूसरी बात क्या है कि सेकंड, द विलिंगनेस टू पे बाय टेलकोस डिपेंड ऑन देयर पोजीशन ओवर द टॉप प्रोवाइडर who are providing substitute good such as the voice over internet protocol and capturing the good mind share of the customer while remaining relatively invincible to government regulator। और इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जैसे OTT प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर क्या चीज़ परोसी जा रही है, क्या चीज़ दिखाया जा रहा है, वो भी क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं गवर्नमेंट की नज़रों से। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट की उन तक पहुँच ही नहीं होती। एंड कैप्चरिंग द ग्रेटर माइंड शेयर ऑफ कस्टमर वाइल रिमेनिंग रिलेटिवली इनविंसिबल टू गवर्नमेंट रेगुलेटर्स। और यहाँ पर वो जो सबसे ज़्यादा अभी देखा होगा आपने कि OTT प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों को तो चीज़ें परोसी जा रही हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती हैं, गवर्नमेंट की उन तक पहुँच नहीं होती कि आखिरकार कस्टमर देख क्या रहे हैं वर्तमान में। Our research indicate that the rise of BOP subscriber could have a positive effect on winning bid price। तो यहाँ पर जो जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि बिनिंग प्राइस पर उस चीज़ का क्या हो, इफेक्ट पड़े। However, the erosion of the position of the telcos vis-a-vis OTTs in context of the relationship, the overall digital value network of device connectivity and app could result in lower willingness to pay। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखो कि टीवी के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है, लेकिन आपको OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या कि डायरेक्ट एप्लीकेशन वो किया और आपने क्या कर लिया, स्टार्ट हो गए। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो टेलीविज़न संबंधी हैं तो दोनों डिजिटल, लेकिन उसमें खर्चा आपका ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली OTT प्लेटफॉर्म में। थर्ड इज़ द एलोकेशन ऑफ अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई। और यहाँ पर तीसरी और प्रमुख बात यह है कि जो एलोकेशन है, जैसे वाईफाई की जो बैंड है वो क्या होती है, अनलाइसेंस्ड होती है, मतलब उसे क्या कोई भी यूज़ कर सकता है। और यही कारण है कि आप अपने घर में भी वाईफाई का यूज़ कर पाते हो बगैर किसी गवर्नमेंट हस्तक्षेप के। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाईफाई वाई ऑफ लोडिंग मोबाइल डेटा वाईफाई सप्लीमेंट द कैरियर नेटवर्क एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर मोबाइल नेटवर्क कैपेसिटी।
और यहाँ से क्या होता है कि घर में सभी लोग क्या उसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं और जो मोबाइल नेटवर्क कैपेसिटी है उसकी डिमांड को क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। अ नंबर ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट हैव अनलाइसेंस्ड द वी बैंड स्पेक्ट्रम इन 16 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पर जैसे बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने वी बैंड की, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, आप तो ये समझो जो वाईफाई में यूज़ होती हैं, जो स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा तेज वाईफाई आपको मिले। जैसे कि आपके घर में अगर कोई वाईफाई लगा हो तो आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ले, आपकी जो डिवाइसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड ले, उसके लिए एक पर्टिकुलर जिस बैंड की रिक्वायरमेंट होती है वो अमेरिका वालों ने क्या कर दी, अनलाइसेंस्ड कर दी। अनलाइसेंस्ड करने का मतलब कोई भी उसे यूज़ कर सकता है कहीं पर भी। तो उसका नाम क्या है, वी बैंड स्पेक्ट्रम इन 16 गीगाहर्ट्ज पेंसिल बीम बैंड रेफर टू एज अ वायरलेस फाइबर। और उसे आप क्या है, वायरलेस फाइबर की तरह भी जानते हो। ब्रॉडबैंड फाइबर आपने सुना होगा, ब्रॉडबैंड से आपकी क्या होती है, स्पीड बहुत तेज आती है, लेकिन उसमें क्या होती है, केबल होती है। लेकिन इस बैंड की मदद से आप वायरलेस फाइबर मतलब उतनी लगभग स्पीड ही आप इससे भी प्राप्त कर सकते हो। The 16 gigahertz spectrum provide huge capacity in limited area. तो यहाँ ideally to be used for Wi-Fi and fixed wireless access. तो जो ये भी बीम यूज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, वाईफाई के लिए यूज़ होती है और एक फिक्स्ड एरिया में अच्छी स्पीड दे देती है या फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क के अंतर्गत। Wi-Fi 6 that operate in the 2.45 GHz unlicensed band required additional unlicensed spectrum allocation to provide gigabit speed। तो यहाँ पर जो Wi-Fi 6 है वो क्या होता है, वो किस चीज़ का यूज़ करता है, अनलाइसेंस बैंड 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज अनलाइसेंस बैंड का यूज़ करता है। लेकिन उसके लिए भी जब गीगाबिट की स्पीड चाहिए पड़ती है तो उसको रिक्वायर होती है कि वो और दूसरे अनलाइसेंस बैंड का वो यूज़ करे। द मोर दैट अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम एलोकेशंस द लोअर विल बी द डिमांड फॉर लाइसेंस स्पेक्ट्रम। और सीधी सी बात है, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम अलाउ कर दी है गवर्नमेंट ने मार्केट में, तो लाइसेंस स्पेक्ट्रम की जो है वो मांग कम होती जाएगी, कोई कंपनियां खरीदेंगे ही नहीं, ऐसी बिड में हिस्सा ही नहीं लेंगी। स्पेक्ट्रम विजिबिलिटी, फोर्थ इज द विजिबिलिटी ऑफ स्पेक्ट्रम दैट विल बी अप फॉर ऑक्शन हेंस फोर्थ। अब आगे से क्या होगा कि जो विजिबिलिटी है स्पेक्ट्रम की वो निर्धारित करेंगी कि इनका भविष्य क्या होने वाला है, ऐसी ऑक्शंस का या ऐसी बोलीज का। While there is an indication by government that a spectrum for 5G auction, namely 3.4, 3.6 gigahertz, will be held in late 2020, the amount of spectrum that will be made available is not clear। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अभी कुछ साइन दिए हैं या कुछ ऐसे कहना चाहिए इशारे किए हैं कि जो 5 गीगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है 2021 के अंत तक वो उसकी क्या करेगी, ऑक्शन करने वाली है। और उसकी बैंड कितनी होती है, 3.4 से 3.6 गीगाहर्ट्ज के बिटवीन। और ये स्पेक्ट्रम ये कितने अवेलेबल होंगे स्पेक्ट्रम, जैसे ये 2000 कितने थे, अभी 2355 अवेलेबल हो रहे हैं ना इस ऑक्शन में, तो यहाँ पर कितने बैंड अवेलेबल होंगे ये अभी किस मतलब क्लियर नहीं है। देयर इज ए स्टिल अनसर्टेनिटी अबाउट रिलीज ऑफ 26 गीगाहर्ट्ज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर मोबाइल सर्विस। और अभी इस बात की भी अनसर्टेनिटी है कि 26 गीगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम की जो मोबाइल सर्विस में काम आता है वो रिलीज करने वाले भी हैं कि नहीं करने वाले हैं। विद दिस लिमिटेड विजिबिलिटी द बिडर्स विल बी द क्वांट्री वेदर द एक्वायर द स्पेक्ट्रम नाउ और वेट फॉर सब्सिक्वेंट ऑक्शन। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर जो बिडर्स हैं वो ये सोचते हैं कि अभी हम वेट कर लें, क्या मतलब उनके कसमकस की वो चल रही है कि वो अभी वेट कर लें तो एक साथ ही खरीदेंगे 5G वाले या अभी खरीद लें। तो ऐसी कसमकस जो बिडर हैं या बोली लगाने वाले हैं उनके अंदर अभी ये चीज़ें चल रही हैं। फर्दर सम पार्ट ऑफ करेंट स्पेक्ट्रम होल्डिंग ऑफ ऑल द operators is coming for renewal in mid 2020 and hence there is an additional pressure on them to retain them in forthcoming ऑक्शन। तो यहाँ पर बहुत से जो बिडर्स हैं वो अपने जो पुराने जो उनने ले रखी हैं उनकी क्या है रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई करेंगे, और रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है पैसा लगेगा। तो यहाँ पर एडिशनल प्रेशर बन जाता है उन बिडर्स के बाद कि इन सब के लिए भी चीज़ें मैनेज करके रखें, क्योंकि उनका जो खर्चा है वो ओवरऑल खर्चा इस हिसाब से हो कि वो नए बोली में भी पार्टिसिपेट कर पाएँ।
क्योंकि उन्हें पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए गवर्नमेंट को तो पैसा देना ही पड़ेगा, और नए खरीदने के लिए, नए स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए भी अलग से पैसा देना पड़ेगा। The reserve price of different band of the forthcoming auction, as recommended by TRI, indicate that average price of megahertz per populations for comparing the spectrum price is around $3 for sub gigahertz band and 1.70 for the mid band। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्राइस रखे गए हैं। ट्राई ने जो पूरा एनालिसिस किया है एक एवरेज पॉपुलेशन के ऊपर, तो जो $3 है सब गीगा बैंड के लिए प्राइस रखी गई है, और 1.70 मिड बैंड के लिए प्राइस रखी गई है। और ये जब पॉपुलेशन के बेस्ड पर होती है, तो एक उनका एक पैमाना है कि अगर इतनी पॉपुलेशन पे आप अपना अगर नेटवर्क चला रहे हो तो आपको इतने रुपए बैंड का प्राइस देना पड़ेगा। These are the comparable to only some of the higher winning bid प्राइस इन अदर कंट्री। तो यहाँ पर ये जो कंपेरेबल हैं कि जो बड़े बड़े देशों में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली लगाई है उनके कंपेरेटिवली है, मतलब ये जो रिजर्व प्राइस है उनके कंपेरेटिवली है जो कि बोली लगाई गई हैं अलग अलग देशों में। अब राइट प्राइस, इनका कहना है कि राइट प्राइस क्या होनी चाहिए। हैंस अ वर्ड ऑफ कॉशंस हायर रिजर्व प्राइस थ्रू द इंक्रीज स्पेक्ट्रम प्राइस मे लीव अगेन स्वेथ ऑफ स्पेक्ट्रम ब्लॉक अनसोल्ड इन 2016 ऑक्शन। तो इनका ये कहना है कि अगर ज़्यादा हायर प्राइस रखोगे तो हो सकता है 2016 जैसी कंडीशन हो और जो आपके स्पेक्ट्रम ब्लॉक हैं वो क्या हो, सोल्ड ही ना हो। दिस विल इंडिकेट अ फेल्योर टू ऑक्शन, और यहाँ पर ये इंडिकेट करेगा या कि ये प्रदर्शित करेगा कि आपकी जो ऑक्शन है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है। स्पेक्ट्रम इज अ पेरिसेबल स्केर्स रिसोर्स, इफ इट कांट बी यूज्ड देन इट वैल्यू इज लॉस्ट। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो स्पेक्ट्रम है वो एक विनाशकारी और दुर्लभ रिसोर्स है। इफ़ इट कांट बी यूज्ड देन इट वैल्यू इज लॉस्ट, जो अगर ये फिर से यूज़ नहीं होता है या यूज़ नहीं हो सका तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाती है। व्हेन द होल कंट्री इज एडॉप्टिंग न्यू नॉर्म फॉर वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू द कोविड-19 क्राइसिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट स्पेक्ट्रम पुट ऑन ब्लॉक इज सोल्ड सक्सेसफुली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कोविड-19 के कारण मोस्टली लोग घर से काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम क्या हो जाए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सोल्ड हो जाए। हैंस वी रिकमेंडेड फॉलोइंग बिफोर द ऑक्शन बिगिन। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ रिकमेंड किया है कि जो ऑक्शन स्टार्ट हो उससे पहले ये कुछ ऐसे चुनिंदा पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं। अ रिविजिट ऑफ द रिजर्व प्राइस एंड लोअर इट फर्दर, स्पेशली दैट ऑफ 700 मेगाहर्ट्ज विच इज़ द गोल्डन बैंड फॉर कवरिंग द हिंदरलैंड ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि रिजर्व प्राइस को आप फिर से ध्यान दो और उसको क्या करो, कम करो, स्पेशली किसके लिए, जो 700 मेगाहर्ट्ज की बैंड है उसके लिए। रिलीजिंग मोर अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम 2.4560 गीगाहर्ट्ज फॉर प्रोलिफरेटिंग वाईफाई एज अ suitable complement to carrier network. This will also augment the deployment of the public Wi-Fi project विच इज़ कैबिनेट अप्रूव्ड रिसेंटली। तो इनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे जो स्पेक्ट्रम है 2.4 हुआ, 5 हुआ और 60 गीगाहर्ट्ज जिसकी हमने बात की थी जो अमेरिका में अनलाइसेंस्ड है, इन सबको अनलाइसेंस्ड कर दो, जिसके कारण क्या होगा, हेल्प मिलेगी उन सभी वाईफाई प्रोजेक्ट्स को जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल्ड किए हैं या जो गवर्नमेंट की मंशा है कि आगे आने वाले समय में वो वाईफाई लगाएगी पब्लिकली, तो उन सब चीज़ों को भी बल मिलेगा। प्रोवाइड विजिबिलिटी ऑफ फर्दर ऑक्शन, especially the quantum of spectrum that can be put on block 3.6, 3.6, 3.3, 3.6, 26 एंड 28 गीगाहर्ट्ज, और प्रोवाइड करें कोई विजिबिलिटी ऑफ फ्यूचर ऑक्शन कि भाई फ्यूचर में भी इन सभी जो फ्रिक्वेंसी इन्होंने दे रखी हैं इनकी ऑक्शन गवर्नमेंट करेगी, तो इन सब चीज़ को भी क्लियर करे गवर्नमेंट। Now that OTT firms have been brought under the regulation under the ambit of Ministry of Information and Broadcasting, the government should release guidelines on how they will regulate and what will regulate so that telcos and OTT can join hand to provide superior service from the benefit of the consumer। तो यहाँ पर जो OTT को अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ला दिया गया है, तो उनकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन की जो गाइडलाइन है वो रिलीज़ करनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे क्या हो कि जो टेलकोज मतलब जो टेलीविज़न सेक्टर वाले लोग हैं और जो OTT वाले लोग हैं वो दोनों एक दूसरे से गठजोड़ कर लें
और साथ ही साथ एक अच्छा मतलब हाँ गठजोड़ करके जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। Paul R. Milgrom and Robert V. Wilson, the Nobel laureate this year in economic science, pioneered the SMRA as proven methodology for successful ऑक्शन। तो यहाँ पर ये दो साइंटिस्ट हैं जो नोबल लॉरिएट भी हैं। इन्होंने एक मेथडोलॉजी पार्टी विद प्रीस्टन मैकॉफी, इससे एक मेथडोलॉजी ऑक्शंस की इन्होंने निर्धारित की है। हाउएवर द मेथडोलॉजी अलोन कैन नॉट गारंटी सक्सेसफुल ऑक्शन विदाउट अकम्पनिंग फीचर मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पर साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि उन्होंने मेथडोलॉजी तो दी है, लेकिन इनने जो रिकमेंडेशन सुझाई हैं अगर उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया गया तो अकेली मेथडोलॉजी भी सक्सेसफुल नहीं होगी और सक्सेसफुली काम नहीं करेगी। कौन है ये लोग, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि श्रीधर कहाँ के प्रोफेसर हैं और वो कहाँ के प्रोफेसर हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। थैंक यू फॉर टुडे। और आपको मज़ा आया हुआ आई होप। थैंक यू फॉर